जय हिंद दर्शकों, मैं विशाल कुमार। इस भाग में हम बताने वाले हैं अर्नस्ट मायर। ये जो कंटेंट है आपका 11th क्लास बायोलॉजी का सबसे पहला यूनिट डायवर्सिटी के फर्स्ट पेज पे आपको होल्ड कीजिएगा तो आपको अर्नेस्ट मायर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। अर्नेस्ट मायर कौन थे, उनके बारे में हम लोग पूरा उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, है ना। कौन थे, बायोलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, बोटनिस्ट थे, क्या नहीं थे, है ना। क्या से क्या थे, वो थे। उनका जो है वो हम पूरा यहाँ पर हम लोग उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अर्नस्ट मायर का जो जन्म हुआ था आपको जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी। जर्मनी यूरोप में है। और किस टाउन में? तो टाउन की अगर बात किया जाए तो केम्पटन में हुआ था और 1904 में 5 जुलाई को हुआ था। ठीक है। और इनका डेथ आपको लगभग एक्यूरेट अराउंड फिगर अगर जाना जाए तो 100 साल ये अपना लाइफ स्पैन स्पेंड किए थे। लेकिन पूरा का पूरा एक्यूरेट अगर मैथमेटिकली तो ये 100 साल इनका लाइफ नहीं रहा था। 99 ईयर्स और समथिंग आपको मंथ रहा था, है ना। तो डेट इज, तो ये राउंड फिगर है। 100 ईयर्स उनका लाइफ स्पैन बुक में है। तो ये 100 ईयर्स अगर लिखा रहे, आप लोग को बायोलॉजिकली अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो तो ये हमेशा सावधानी बरतिएगा। तो इनका डेथ जो हुआ है 3 फरवरी आपको 2004 को। ठीक है। तो इसीलिए आपको डेथ जो है आपको यहाँ पर 3 फरवरी आपको लिखा हुआ कंटेंट में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो है अगर देखा जाए इनका यूनिवर्सिटी तो इनका यूनिवर्सिटी था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये यूरोप में नहीं है, ये आपको अमेरिका में है। ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। अगर देखा जाए तो ये क्या थे, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, पहले इवोल्यूशन जानिए कि क्या होता है। कोई भी चीज में ग्रेजुअल चेंज होता है टाइम के प्रति, ओवर टाइम, है ना। टाइम जैसे जैसे बीता उसमें एक डायरेक्शनल चेंज हुआ, उसका स्टडी किया जाए किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अगर कोई भी आपको साइंटिस्ट उसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना, किसी भी लाइफ के बारे में इवोल्यूशन, तो उसको इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहा जाएगा। तो अर्नस्ट मायर थे वो आपको बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि उनका कार्य विधि, उनका प्रोसीड्यूर दोनों क्षेत्रों में चलता था, बोटनी और जूलॉजी दोनों क्षेत्रों में। नेक्स्ट है कि इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता था। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी इनको क्यों कहा जाता था? आप लोग सोचो कि डार्विन के जैसा ये महान थे। हाँ, ऑफकोर्स महान थे, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड था 20th सेंचुरी में, यानी कि 1900 से 2000 के बीच में जो इनका था, है ना। तो ये उस समय के 100 वैज्ञानिकों में से एक थे, सबसे अलग थे और सबसे प्रतिभावान थे। उस टाइमिंग के सबसे आपको 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता था। ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है इनके, हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो इनका प्रोफेशन एक तरीके के जाना जाए तो बहुत अच्छा था। इनका प्रोफेशन प्रोफेसर थे। ये प्रोफेसर थे कौन सा? आपको यूनिवर्सिटी के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के आर्ट्स ऑफ साइंस में इन्होंने आपको कदम रखा था। अपना स्टेप जो है 1953 में, 1953 में कदम रखा था। जा करके 1975 में, 1975 में ये रिटायर्ड हुए थे प्रोफेसर आपको कार्य करते हुए, प्रोफेसर के रूप में। तो जनरली लोग रिटायर करते, ये इनका अगर देखा जाए तो कार्य अवधि क्या था, इनका जो टाइम स्केल क्या था प्रोफेशन का, तो लगभग 23 साल हो जाता है ना। लगभग आपको कितना, लगभग 22 साल, है ना। 22 ईयर्स आपको एक्यूरेट आपको इनका। लेकिन अब कोई रिटायर होते हैं तो जनरली कुछ ऐसे भी, जैसे क्रिकेटरों में कुछ भी रिटायर होंगे तो मतलब कि अपना खराब फॉर्म के बाद ही रिटायर होते हैं, ओके, या तो हट जाते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं अच्छे खेलते हैं वे आपको खुद रिटायरमेंट लेते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, है ना। उसी तरीके से ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको जब रिटायर हुए थे तो इनको एक पदवी से सम्मानित करते हुए ये बाहर निकले थे, है ना। तो क्यों? क्योंकि ये प्रतिभावान थे, इनमें मेरिट था, ये मेरिटियस थे, ब्रिलियंट थे, एक्सीलेंट थे। इसीलिए उनको जो मिला था आपको एमेरिटस मिला था, उनको जो सम्मान मिला था आपको रिटायरमेंट के बाद, जो अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के क्षेत्रों के रूप में लोगों ने दिया, जूलॉजी के क्षेत्रों में, है ना। लेकिन ये बायोलॉजिस्ट थे, सोचिए, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। तो इनको अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस से सम्मानित करते हुए इनको नवाजा गया, रिटायरमेंट से आपको पदमुक्त किया गया। तो इस तरीके से कोई सोचो कि कार्य कर रहा है कार्य क्षेत्र में, तो जिंदगी में अगर कभी भी बढ़ना है ना आगे, तो
कोई भी ज्यादा मोटिवेशन है तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी काम करो तो उसको नॉर्मल ढंग से कंट्रोल कोऑर्डिनेट करके चलो, है ना। जैसे कि आप दुनिया में अभी देख रहे होगे कि आपको बहुत सारे मोटिवेशन देते हैं, और जैसे ही मोटिवेशन देखोगे, जमीन पर कदम रखोगे, मोटिवेशन भूल जाओगे, मोटिवेशन भूल ही जाते हैं। जैसे कुछ कुछ ऐसे भी है कि जैसे मोटिवेटर जैसे सोनू का होता है ना, महेश्वरी का। तो इस तरीके से देखने तक ही ठीक है, लेकिन अगर जिंदगी में आगे कभी बढ़ना है तो अपने सोच से आगे बढ़ो, अपने क्रिएटिविटी से आगे बढ़ो, है ना। तो इस तरीके से अब इनका जो कैरियर था, अब हम लोग चलते हैं अर्नेस्ट मायर में। इनका जो 80 साल का जो कैरियर था, ये नहीं सोचो कि जन्मे थे उस समय से 80 साल, नहीं, ये जब प्रतिभावान हुए थे उसके बाद 80 सालों तक, यानी कि डेथ तक अगर देखा जाए तो इनका 80 इयर्स का जो कैरियर रहा था, किस तरीके का रहा था। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी हम लोग उसको कहते हैं, है ना, जिसमें आपको चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथो मतलब होता है ये वर्ड्स, है ना, स्टडी ऑफ वर्ड्स, दैट इज ऑर्निथोलॉजी। और जानते हो, मेन जानो कि ऑर्निथोलॉजी, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। वो इंडियन थे, है ना। तो बर्ड्स लोग क्या करते नहीं करते हैं, तो उसमें रिंग एक्सपेरिमेंट करके चेक किया था, है ना, डॉक्टर सलीम अली। खूब हम लोग को पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में। तो ऑर्निथोलॉजी भी थे ये। इन्होंने प्राणियों में अगर देखा जाए तो बर्ड्स में काफी रुचि था, और पक्षियों के बारे में काफी जानकारी एकत्रित करना इनका सुगम सुडोल आपको इनका कार्य था। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, आप लोग पढ़ते हुए डाइवर्सिटी में, तो टैक्सोनॉमी आपको पहले चैप्टर में मिल जाता होगा, है ना, इंट्रोड्यूस हो जाता होगा। तो टैक्सोनॉमी आखिर क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग किसी को हम लोग को क्लासिफाई करना है, अगर हम नहीं उसको पहचानते हैं तो उसको उसके फीचर के अनुरूप हम लोग उसको क्या करते हैं, पहचानते, आइडेंटिफाई करते हैं, नेमिंग करते हैं, और लास्ट मतलब कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, उसके बाद क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद नोमेनक्लेचर करते हैं। इस तरीके का हम लोग जो स्टडी करते हैं, डील्स करते हैं बायोलॉजी में, वो एक ब्रांच कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है ना। तो ये टैक्सोनॉमिस्ट भी थे। तो इस तरीके से नेक्स्ट में जू ज्योग्राफी के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया, जैसे कि ऐसा ज्योग्राफी जिसमें प्राणी के साथ आपको रिलेशन करके पढ़ा जाता है, उसको जू ज्योग्राफी कहा जाता है ना, प्राणी भूगोल विज्ञान कहेंगे। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मैंने बताया, दैट इज द डायरेक्शनल चेंज ओवर टाइम पीरियड, है ना, ओवर टाइम हम लोग कहेंगे, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में जो स्टडी करते हैं, जैसे कि जो अर्नेस्ट मायर थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, तो इसीलिए उसको जो इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेगा इवोल्यूनिस्ट कहा जाएगा। यानी कि इनका जो प्रतिभा था इवोल्यूशन के क्षेत्र में काफी अच्छा था। इवोल्यूशन जानते हो जूलॉजी में आपको पढ़ा जाता है ना, जूलॉजी में इनको सम्मान भी किया था, नवाजा भी गया था। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो है टैक्सोनॉमी का एक्सेस फॉर्म है। जब टैक्सोनॉमी को हम लोग इवोल्यूशनरी फॉर्म में पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी को इवोल्यूशन के फॉर्म में रिलेशनशिप करके हम लोग स्टडी करते हैं फाइलोजेनी के फॉर्म में, तो उसे सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। तो क्यों नहीं होगा, टैक्सोनॉमी जानते थे, प्रतिभा था, आपको इवोल्यूशन में रुचि था, तो ऑफकोर्स एकदम क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, सिस्टमैटिक्स। तो इनका रिव्यू है कि आपको बहुत सारे, इनका कैरियर जो था बहुत सारे क्षेत्रों में था, मल्टीवर्स था, यूनिवर्स नहीं था। कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है आज के दिनों में तो एक ही नाव पर है, लेकिन नहीं, इनका जो था अपने विषय में बहुत सारे मल्टीवर्स में था, लेकिन हाँ बायोलॉजी के ही क्षेत्र में था। नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। हिस्ट्री और फिलॉसफी, जैसे बायोलॉजी के बारे में अगर देखा जाए कि इनका क्या कहना था कि बायोलॉजी में इसका हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में कब से पढ़ने लगे, कैसे कैसे बायोलॉजी की जितना भी हिस्ट्री है, जो भी है तथ्यों, तो हिस्ट्री के तथ्य, और जो भी फिलॉसफी है, क्या है क्या नहीं होगा, है ना, खंडन विखंडन, है ना, जो भी है, जो भी यानी कि कंक्लूजन तक पहुंचना, जो भी अपना फिलॉसफी, जो भी सिद्धांत प्रिंसिपल, है ना, जो भी मैकेनिज्म, जो भी है, अलान फलान सिलान, जो भी है, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, इसमें भी उनका रुचि था, है ना। कुछ कुछ ऐसे पर्सन होते हैं कि जिसको मैनिपुलेशन में यानी कि चुतियापंथी करने में मन नहीं लगता, लेकिन क्या इनका उनमें भी रुचि था, है ना। अब इससे कोई कौन भिड़ेगा, ये साइंटिस्ट आगे बढ़ेगा ही जिंदगी में, है ना। नेक्स्ट है, ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, डार्विन का जो आपको उन्होंने बुक लिखा था ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज, उसके बारे में उल्लेख किया था। ये एक ऐसे सिंगली 100% थे, उन्होंने उस क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से, जो क्वेश्चन किए थे उसको पूरी अच्छी तरीके से उसका जवाब दिए थे, रिस्पॉन्ड दिए थे। तो सिंगली हैंडेड मेड द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, उनका जो रहा था सेंट्रल क्वेश्चन रहा था बायोलॉजी का, है ना, यही इनका सेंट्रल क्वेश्चन रहा था कि कैसे किस तरीके से ऑरिजिन हुआ स्पीसीज का, और उसमें उनका थ्राइव भी मिला था, कामयाब भी मिला था, है ना,
कामयाब मिला था डार्विन को, लेकिन क्वेश्चन रहा था इनका, है ना। तो उसी रूप में मतलब कि प्रूफ तक पहुंचते पहुंचते, जो सोच रहे होगे कि डार्विन किए थे, है ना, तो प्रूफ तक पहुंचते पहुंचते कोई कुछ होता है कि निकल जाता है आपको डिस्कार्डिंग नेचर, है ना। तो इस तरीके से उसको बेल प्रूफ पहुंचते पहुंचते आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ देते होंगे, है ना। तो क्वेश्चन मार्क को जो लगाए थे यही थे, है ना। सॉल्यूशन तक लास्ट में कंक्लूजन वही व्यक्ति प्रूफ करता है जो क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्ट डिफिनीशन। इन्होंने क्या किया, मार्गदर्शन करने का भी काम किया। कौन सा, जैसे कि जो कंसेप्ट था डिफिनीशन का, बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होता है, लाइफ, जैसे कि स्पीसीज का डिफिनीशन क्या होता है। आप जैसे ही स्पीसीज पढ़ोगे आप डायवर्सिटी चैप्टर में, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में किन्होंने बताया, किन्होंने अच्छी तरीके से उसके बारे में उस कंसेप्ट को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कंक्लूजन तक पहुंचाया, एकदम पूरा निष्कर्ष तक। और तो इस तरीके से करंटली जो एक्सेप्टेड डिफिनीशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज का, वो किन्होंने दिया, अर्नेस्ट मायर। तो आपको पढ़ना है स्पीसीज में बायोलॉजिकली स्पीसीज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर। और पूछा जाता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में अर्नेस्ट मायर से 20th सेंचुरी ऑफ डार्विन, बार बार पूछा गया है ना। बहुत नीट के लिए स्पेशल है, बोर्ड के लिए स्पेशल ये क्वेश्चन है। इसको अपने जेहन में बसाएंगे, अपने दिमाग में बसाएंगे, है ना। नेक्स्ट है इनका लाइफ में अगर देखा जाए, जैसे आपके भी लाइफ में बहुत सारे आपको प्राइज मिले होंगे, है ना। कुछ प्राइज हड़पे भी होंगे या कुछ प्राइज बनाए भी होंगे, है ना। लेकिन जो इनका जो रियलिस्टिक जो प्राइज था, इनको 3 क्षेत्रों में मिला था प्राइज। तो 3 क्षेत्रों में प्राइज मिला था, तो उस प्राइज को हमने लिखा है अवार्डेड प्राइज। तो 3 क्षेत्रों में मिला था। इस 3 प्राइज को कहा जाता था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में 3 ऐसा सम्मान था जो बहुत बड़ा बड़ा था। वो मतलब कि एक एम्पायर के जैसा था। एम्पायर जो एम्परर होते हैं, उनका जो एम्पायर होता है, तो जो भी एम्परर होते हैं जो क्राउन पहनते हैं, एक तरीका से कहा जाए कि एकदम बड़ा बड़ा पदवी के जैसा था, है ना। तो इस तरीके से इसीलिए इसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी हम लोग बोलते हैं। आप कहोगे कि सर कभी बायोलॉजी बोलते कभी बायोलॉजी बोलते हैं ना, तो बायोलॉजी को बायोलॉजी कहा ही जाता है ना। बायोलॉजी सही प्रोनाउंसिएशन है। कोई प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में एकदम से मत कहो कि क्या से क्या कर देते हैं। विज्ञान में, साइंस में उतना प्रोनाउंसिएशन देखा नहीं जाता, हम इंग्लिश टीचर नहीं है। नेक्स्ट है इनको 3 प्राइज मिला था, बाल्जन प्राइज मिला था। बाल्जन प्राइज जो है जनरली आपको 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, समझे। और बहुत ज्यादा आपको होता है, स्विस फ्रैंक होता है। मत कहो, आज के दिनों में मतलब 7.5 लाख आपको स्विस फ्रैंक कोई रुपया देना नहीं चाहता है। तो तजुर्बा होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, है ना, नाइट के फीचर होना चाहिए, है ना। तो तभी आपको कुछ करिएगा जिंदगी में, और जैसे उसी 4 क्षेत्रों में तभी आपको बाल्जन प्राइज मिलेगा। इनको अर्नेस्ट मायर थे, इनको बाल्जन प्राइज 1983 में 1983 को में मिला था, है ना। अगला चले इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में मिला था, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा प्राइज है, ठीक है। लगता है कि स्वीडन का प्राइज है, लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफी इंटरनेशनल प्राइज काफी बड़ा प्राइज है। नेक्स्ट है क्राफ्ट। क्राफ्ट जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका भी नाम क्राफ्ट था। उनकी पत्नी का भी आपको लास्ट में जब शादी हुआ था तो जानते हैं ना कि पत्नी जो है पति के नाम का जो है लास्ट में अपना उपयोग करते हैं। तो इसी तरीके से क्राफ्ट प्राइज दिया जाता है 90, तो इनको मिला था 1999 में, है ना। तो ये जो बायोलॉजी का जो है, बायोलॉजी के क्षेत्र में जो ये प्राइज है, जरूरी नहीं है कि बायोलॉजी में मिलता है, मैथमेटिकल को भी मिलता है ना। कुछ ऐसे प्राइज है तो अलग अलग क्षेत्र में मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि तीनों का तीनों प्राइज से बायोलॉजी में मिलता है ना। अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे नोबेल प्राइज देखो बहुत सारे क्षेत्रों में मिलता है ना। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी एक नहीं मिलता है वहां पर, जैसे सिनेमा क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नहीं मिलता है। तो इनका जो 3 जो प्राइज था, बाल्जन प्राइज था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी था, और एक क्राफ्ट प्राइज था। तो इन्होंने जो प्राइज एक्सेप्ट किया था, अगर देखो इनका हम लोग अगर टाइम पीरियड अगर चेक करें ना, तो देखो उनको 1983 में मिला था। सोचो 1983 में मिला, कोई व्यक्ति को उसके बाद 11 साल के बाद प्राइज मिलेगा, तो सोचो कि कितना मेहनत किया होगा, है ना। उसके बाद तुरंत आपको 5 साल के बाद फिर से उन्होंने एक्सेप्ट किया, 1999 में एक्सेप्ट किया प्राइज। कौन सा? क्राफ्ट प्राइज। इस तरीके से पूरा का पूरा इनका लाइफ, इनका जिंदगी एकदम अत्यंत आपको क्रिएटिविटी के तौर पर बीता, और अनेक इंटरेस्टेड फीचर के साथ बीता, है ना, अनेक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स के साथ बीता।
तो इसी तरीके से जो हम लोग देख रहे हैं, इनका 80 इयर्स का जो कैरियर है, होते हुए वो स्वर्गवास करके आपको वो उनका डेथ हो गया। इस तरीके से नेचुरल डेथ आपको 2004 में 3 फैब को हुआ है ना। इस तरीके से कहा जाए तो राउंड फिगर 1 सेंचुरी उनका लाइफ स्पेंड उन्होंने किया। इस तरीके से प्रतिभावान व्यक्ति थे, है ना। इसीलिए पहले पेज, डायवर्सिटी के पहले पेज, बायोलॉजी के आईएससी में, इंटरमीडिएट साइंस में सबसे पहला पेज पर अर्नेस्ट मायर के बारे में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से हम अर्नेस्ट मायर के बारे में बताएं। अगले भाग में हम अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे। अगले भाग में हम पंचानन माहेश्वरी के बारे में बताएंगे। हमारे वीडियोज पर बने रहें, हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।